भारत के संविधान का अनुच्छेद 359 एक अस्थायी प्रावधान टेम्पोरेरी प्रोविजन था। इसका मतलब है कि यह हमेशा के लिए लागू नहीं था, बल्कि एक निश्चित समय के लिए ही था। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसके शुरुआती 5 सालों के लिए संसद को कुछ ऐसे विषयों पर कानून बनाने की अस्थायी शक्ति दी गई थी, जो आमतौर पर राज्यों की सूची स्टेट लिस्ट में आते थे। इन विषयों को ऐसे माना जाता था जैसे वे समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में हों, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मुख्य बातें। अस्थायी शक्ति। यह शक्ति केवल संविधान के लागू होने से अगले 5 सालों तक के लिए थी। उसके बाद यह प्रावधान अपने आप खत्म हो गया। राज्य सूची के विषय। संसद को उन विषयों पर भी कानून बनाने की अनुमति दी गई थी जो सामान्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जैसे कुछ विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन, व्यापार और आपूर्ति, कोयला, लोहा, इस्पात आदि। समवर्ती सूची जैसा व्यवहार। इन विषयों को इस अस्थायी अवधि के लिए ऐसा माना जाता था जैसे वे समवर्ती सूची में हों, ताकि केंद्र सरकार कुछ जरूरी मामलों पर तत्काल कानून बना सके। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान के शुरुआती दौर में कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करना था, ताकि देश में स्थिरता बनी रहे। संक्षेप में, अनुच्छेद 359 ने संसद को संविधान के शुरुआती 5 वर्षों के लिए कुछ ऐसे विषयों पर कानून बनाने की विशेष और अस्थायी शक्ति दी थी जो आमतौर पर राज्यों के पास होते थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 एक ऐसा प्रावधान था जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था। इसे 1939 में एक अस्थायी उपबंध टेम्पोरेरी प्रोविजन के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। सरल शब्दों में समझें तो विशेष दर्जा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से कुछ अलग अधिकार मिले हुए थे। अपना संविधान और झंडा। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान और अपना अलग झंडा था। सीमित कानून बनाने की शक्ति। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे कुछ ही विषयों पर कानून बना सकती थी। अन्य विषयों पर कानून बनाने के लिए उसे जम्मू कश्मीर सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अलग नियम। जम्मू कश्मीर में नागरिकता, संपत्ति का स्वामित्व, जमीन खरीदना और मौलिक अधिकारों से जुड़े कानून बाकी भारत से अलग थे। उदाहरण के लिए, दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। वित्तीय आपातकाल नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। क्यों दिया गया था यह विशेष दर्जा? जब जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ, 1946 में महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, तो उस समय की विशेष परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों के कारण यह अस्थायी प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाना था। क्या हुआ अनुच्छेद 370 का? 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 25A, जो स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था, भी समाप्त हो गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या बदलाव आए? अब जम्मू कश्मीर पर भी भारत का पूरा संविधान लागू होता है। पूरे भारत में एक ही झंडा और एक ही संविधान है। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकता है और वहां रह सकता है। जम्मू कश्मीर की लड़कियों को अगर वे राज्य से बाहर शादी करती हैं तो भी उनकी संपत्ति का अधिकार बना रहता है। राज्य में विकास और निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 भारत के कुछ राज्यों को एक विशेष प्रावधान पावन देता है। इसका मतलब है कि इन राज्यों की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए उन्हें कुछ मामलों में बाकी राज्यों से अलग नियम और अधिकार दिए गए हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। क्यों है ये प्रावधान?
भारत एक बहुत बड़ा और विविध देश है। कुछ राज्यों में खास तरह की आबादी, संस्कृति या विकास संबंधी चुनौतियां होती हैं। अनुच्छेद 371 ऐसे राज्यों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ विशेष अधिकार देता है ताकि उनका विकास हो सके और उनकी पहचान बनी रहे। किन राज्यों पर लागू होता है? अनुच्छेद 371 सिर्फ एक प्रावधान नहीं है, बल्कि इसके कई उप अनुच्छेद हैं, जैसे 371A, 371B, 371C आदि, जो अलग-अलग राज्यों पर लागू होते हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शामिल हैं। हाल ही में कर्नाटक के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, अब कल्याण कर्नाटक के लिए भी 300 पारंदीन जे जोड़ा गया है। क्या विशेष अधिकार मिलते हैं? ये अधिकार हर राज्य के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनमें शामिल हैं। विकास बोर्ड। कुछ राज्यों में राज्यपाल को कुछ पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने की विशेष जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि उन क्षेत्रों में विकास के लिए धन का उचित बंटवारा और अवसर सुनिश्चित हो सके। जैसे महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ। भूमि और संसाधनों की सुरक्षा। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीदने पर प्रतिबंध है, ताकि स्थानीय आदिवासी समुदायों की भूमि और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके, जैसे नागालैंड में। इसी स्थानीय कानूनों और रीति रिवाजों का संरक्षण। कुछ राज्यों में संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानून तब तक लागू नहीं होते जब तक कि राज्य विधानसभा उन्हें अपनी मंजूरी न दे दे। यह स्थानीय रीति रिवाजों, धार्मिक प्रथाओं और प्रथागत कानूनों को संरक्षित करने के लिए है। जैसे नागालैंड में नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण। कुछ क्षेत्रों के लोगों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 371 भारतीय संघवाद का एक उदाहरण है, जो केंद्र सरकार को राज्यों की विशेष ज़रूरतों को पहचानने और उन्हें पूरा करने के लिए लचीलापन देता है। इसका उद्देश्य इन राज्यों को मुख्यधारा में लाने के साथ-साथ उनकी अनूठी पहचान और विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए नागालैंड राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इसे 1962 में 13वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नागालैंड के लोगों की विशिष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक और पारंपरिक पहचान को सुरक्षित रखना है। साधारण हिंदी में इसका मतलब है नागाओं के रीति रिवाज और परंपराएं सुरक्षित। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानूनों और प्रक्रियाओं से संबंधित संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा खुद इस पर सहमति न दे दे। न्याय व्यवस्था में परंपरा का महत्व। नागरिक और आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन यानी अदालत में फैसले भी काफी हद तक नागाओं के पारंपरिक कानूनों के अनुसार ही किए जाते हैं। इस पर भी संसद का कानून तभी लागू होगा जब नागालैंड की विधानसभा चाहेगी। भूमि और संसाधनों पर अधिकार। नागालैंड में भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण, खरीदना बेचना भी नागाओं के पारंपरिक कानूनों और प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होता है। संसद का कोई भी कानून इस पर भी तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा इसकी अनुमति देगी। राज्यपाल की विशेष भूमिका। नागालैंड के राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। जब तक राज्य में आंतरिक अशांति की स्थिति रहती है, राज्यपाल इस संबंध में अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। तुएनसांग जिले के लिए विशेष प्रावधान। नागालैंड के तुएनसांग जिले के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान हैं। इस जिले के विकास और प्रशासन को लेकर राज्यपाल के पास कुछ अतिरिक्त अधिकार हैं। संक्षेप में, अनुच्छेद 371 का मतलब है कि नागालैंड को भारत के अन्य राज्यों से कुछ अलग तरह के अधिकार और सुरक्षा मिली हुई है। इसका उद्देश्य नागा लोगों की अनूठी पहचान, उनकी परंपराओं और उनके भूमि अधिकारों को बनाए रखना है, ताकि उन्हें अपनी संस्कृति के अनुसार जीने की आज़ादी मिल सके।
यह उन्हें भारतीय संघ के भीतर एक विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है। भारत के संविधान का यो अनुच्छेद 371 बी असम राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इसे 1959 में 22वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। सरल शब्दों में इसका मतलब क्या है? यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह असम राज्य के लिए एक विशेष समिति का गठन कर सके। इस समिति में मुख्य रूप से असम विधानसभा के वे सदस्य शामिल होते हैं जो राज्य के आदिवासी क्षेत्रों, जो संविधान की छठी अनुसूची के तहत आते हैं, से चुने गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार कुछ अन्य सदस्यों को भी इस समिति में शामिल कर सकते हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य असम विधानसभा के कामकाज को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के हितों की रक्षा हो सके और उनके मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सके। यह प्रावधान असम के आदिवासी लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। संक्षेप में, अनुच्छेद 371 बी असम के आदिवासी क्षेत्रों और उनके प्रतिनिधित्व के लिए एक खास व्यवस्था प्रदान करता है ताकि उनके अधिकारों और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 मुख्य रूप से मणिपुर राज्य पान के लिए कुछ खास प्रावधान करता है। इसे 1972 में संविधान में जोड़ा गया था। सरल भाषा में इसे ऐसे समझ सकते हैं: मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के लिए खास व्यवस्था। मणिपुर में कुछ पहाड़ी इलाके हैं जहां जनजातीय आबादी रहती है। अनुच्छेद 373 इन पहाड़ी इलाकों के प्रशासन और वहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करता है। समिति का गठन। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वे मणिपुर विधानसभा के अंदर पहाड़ी इलाकों से चुने गए सदस्यों की एक समिति, हिल एरियाज कमेटी, का गठन कर सकें। इस समिति का काम पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े मामलों पर काम करना और विधानसभा को सलाह देना होता है। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी। मणिपुर के राज्यपाल को एक विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें पहाड़ी इलाकों के प्रशासन से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। यह रिपोर्ट बताती है कि पहाड़ी इलाकों में प्रशासन कैसा चल रहा है और वहां के लोगों के लिए क्या किया जा रहा है। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप। केंद्र सरकार, संघ की कार्यकारी शक्ति, को भी यह अधिकार है कि वह मणिपुर राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश दे सके ताकि वहां का विकास ठीक से हो और लोगों के हितों की रक्षा हो। संक्षेप में, अनुच्छेद 371 सी का उद्देश्य मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना, उनके प्रशासन को सुचारू बनाना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। यह मणिपुर के पहाड़ी इलाकों को एक तरह से विशेष दर्जा देता है ताकि उनकी विशिष्ट पहचान और ज़रूरतों का ध्यान रखा जा सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 डी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना भी, चूंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ है, राज्य से संबंधित है। यह अनुच्छेद इस राज्य में लोगों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामलों में समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। उद्देश्य। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों के लोगों के बीच सरकारी नौकरियों और शिक्षा के अवसरों में समानता लाना है। पहले कुछ क्षेत्रों में लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक फायदे मिलते थे, जिससे असंतोष पैदा हुआ। यह अनुच्छेद इस असमानता को दूर करने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रपति की शक्तियां। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार देता है। स्थानीय कैडर बनाना। राष्ट्रपति आदेश दे सकते हैं कि राज्य सरकार अपनी सिविल सेवाओं के पदों को अलग-अलग स्थानीय कैडर में बांट दे। इसका मतलब है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए कुछ नौकरियां आरक्षित की जा सकती हैं। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का गठन। राष्ट्रपति एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, एक तरह का न्यायाधिकरण बना सकते हैं जो सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विवादों और शिकायतों को हल करेगा। यह ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालयों के दायरे से बाहर काम करता है,
लेकिन इसके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। यह अनुच्छेद शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी विशेष नियम बनाने की अनुमति देता है, ताकि राज्य के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को समान अवसर मिल सकें। पृष्ठभूमि। यह अनुच्छेद आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन और सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती को लेकर हुए आंदोलनों के बाद 1973 में 32वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। जब 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना राज्य बनाया गया, तो यह प्रावधान दोनों राज्यों पर लागू होता रहा। संक्षेप में, अनुच्छेद 371 डी आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना भी के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है, ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। भारतीय संविधान का उच्च अनुच्छेद 371 ये आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना के लिए भी, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है, राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 371 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामलों में समान अवसर और सुविधाएं मिलें। इसके तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को संसद में कानून बनाकर आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का अधिकार देता है। इसका मकसद राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। समान अवसर और सुविधाएं। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे आदेश जारी कर आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करें। इसका मतलब यह है कि किसी खास क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों की तुलना में नौकरी या शिक्षा में कोई अनुचित लाभ या नुकसान न हो। संक्षेप में, अनुच्छेद 373 आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, विशेष रूप से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान बाउंड करता है। इसे 1975 में 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था, जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 371F सिक्किम की अद्वितीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। विधानसभा के सदस्य। यह तय करता है कि सिक्किम की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। लोकसभा में प्रतिनिधित्व। सिक्किम को लोकसभा में एक सीट आवंटित की जाती है और पूरा राज्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। स्थानीय लोगों के अधिकार। संसद को सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। इसमें विधानसभा में सीटों के आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में उनके हितों का ध्यान रखना शामिल है। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी। सिक्किम के राज्यपाल को राज्य में शांति बनाए रखने और आबादी के विभिन्न वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल अपने विवेक से यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देशों के अधीन। पुराने कानूनों का संरक्षण। यह सुनिश्चित करता है कि सिक्किम के विलय से पहले के कुछ मौजूदा कानून, रीति रिवाज और प्रथाएं जारी रहेंगी। भूमि अधिकार। सिक्किम के मूल निवासियों, जो भारत में इसके विलय से पहले राज्य में रहते थे और जिनका नाम 1961 के रजिस्टर में था, को सिक्किम में ज़मीन खरीदने का अधिकार है और बाहरी लोग यहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। सरकारी नौकरियां और आयकर छूट। सिक्किम के मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलती है और उन्हें आयकर देने से भी छूट मिली हुई है। संक्षेप में, अनुच्छेद 371F का उद्देश्य सिक्किम को भारत में शामिल करते हुए भी उसकी विशेष स्थिति, सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकारों को
सुरक्षित रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 जी मिजोरम राज्य के लिए एक विशेष प्रावधान है। इसे संविधान 53वां संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया था, जब मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सरल शब्दों में इसका मतलब है मिजो समुदाय की पहचान की सुरक्षा। यह अनुच्छेद मिजोरम के मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, उनके पारंपरिक कानूनों और प्रक्रियाओं, रीति रिवाज और उनकी जमीन के मालिकाना हक और लेन देन से संबंधित मामलों की सुरक्षा करता है। संसद के कानूनों पर शर्त। भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून इन मामलों, धार्मिक सामाजिक प्रथाएं, पारंपरिक कानून, जमीन का स्वामित्व हस्तांतरण और पारंपरिक कानून के अनुसार न्याय का प्रशासन पर तब तक मिजोरम पर लागू नहीं होंगे जब तक कि मिजोरम की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके ऐसा करने का फैसला न करे। स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता। इसका सीधा सा मतलब है कि मिजोरम के अपने रीति रिवाज, परंपराएं और जमीन से जुड़े कानून संसद के कानूनों से ऊपर माने जाएंगे, जब तक कि राज्य विधानसभा खुद उन्हें बदलने या उन पर केंद्रीय कानून लागू करने का फैसला न करे। मिजोरम विधानसभा के सदस्य। इस अनुच्छेद में यह भी प्रावधान है कि मिजोरम की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। संक्षेप में, अनुच्छेद 351 जी का उद्देश्य मिजोरम की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, उनके पारंपरिक कानूनों और भूमि अधिकारों को बचाना है, ताकि केंद्रीय कानून उन पर तब तक लागू न हो जब तक कि राज्य की अपनी विधानसभा ऐसा न चाहे। यह मिजोरम को अपनी विशिष्टता बनाए रखने में मदद करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इसे संविधान 55वां संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया था। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, कानून और व्यवस्था के लिए राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी। यह अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष जिम्मेदारी देता है। इसका मतलब है कि राज्यपाल इस मामले में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, भले ही उसे मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़े। राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है और उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसके विपरीत निर्देश न दें। विधानसभा के सदस्यों की संख्या। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इसका महत्व। यह प्रावधान अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, क्योंकि यह राज्य चीन, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। राज्यपाल को दी गई यह विशेष शक्ति राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हालांकि कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इस अनुच्छेद को हटाने या इसमें बदलाव करने की मांग की है, ताकि इसे नागालैंड अनुच्छेद 347 ए और मिजोरम अनुच्छेद 351 जी के समान अधिक अधिकार मिल सकें, जो भूमि और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 आई गोवा राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए इसका मुख्य बिंदु यह है कि अनुच्छेद 371 आई गोवा की विधानसभा में सदस्यों की संख्या से संबंधित है। यह प्रावधान करता है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग बट्यांश के तहत आता है, जिसमें कुछ राज्यों के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 371 आई का उद्देश्य गोवा में लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सुरक्षा उपाय प्रदान करना है, ताकि राज्य की अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और हितों को विधायी प्रक्रिया में उचित रूप से दर्शाया जा सके। संक्षेप में, यह गोवा की विधानसभा के लिए सीटों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में उचित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बना रहे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 जे कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, जिसे अब कल्याण कर्नाटक भी कहा जाता है, को विशेष दर्जा और विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इसे संविधान में 49वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य
इस क्षेत्र के विकास और वहां के लोगों के हितों की रक्षा करना है, क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से एक पिछड़ा क्षेत्र रहा है। सरल शब्दों में, अनुच्छेद 373 जे निम्नलिखित बातों का प्रावधान करता है। एक, अलग विकास बोर्ड। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना है। 2. धन का समान आवंटन। यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्षेत्र के विकासात्मक खर्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा धन का उचित और समान आवंटन हो। 3. शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। इस क्षेत्र के छात्रों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण किया जाता है। 4. सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इस क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। 5. राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी। कर्नाटक के राज्यपाल को इस क्षेत्र के विकास और इन प्रावधानों को लागू करने की विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। उन्हें हर साल इस बोर्ड के कामकाज पर एक रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने रखनी होती है। संक्षेप में, अनुच्छेद 351 जे का लक्ष्य हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना और इस क्षेत्र के लोगों की विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं को पूरा करना है।